हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 54। ये वर्कशीट 17 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 6। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 1 to 5 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पार्ट 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 6। रेवोल्यूशन फॉर वुमेन मीन्स, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है वुमेन के लिए। फ्रेंच वुमेन के लिए क्या था वो देख लेते हैं। वुमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति में वुमेन्स ने बहुत जितनी भी वुमेन थी उन्होंने एक्टिवली इन्वॉल्व होना ज़रूरी समझा। उसका कारण था जो औरतों की स्थिति थी, वह चाहती थी, जो वहाँ की औरतें थी वह चाहती थी कि उनकी स्थिति में सुधार हो, इसलिए उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। दे होप दैट द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वुड टेक, उन लोगों का ये मानना था कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे कि उनकी जो लाइफ्स है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, यानी उनकी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। देयर वर फेवर opportunities available to most women than men। उन लोगों का ये मानना था, जो वहाँ की औरतें थी फ्रेंच की, उनका ये मानना था कि उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो आदमियों को मिलते हैं, यानी कि पुरुषों के मुकाबले औरतों को कम अवसर प्राप्त होते थे। वुमेन स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब्स एंड स्टार्टेड न्यूज़पेपर टू डिस्कस देयर इंटरेस्ट। औरतों ने पॉलिटिकल क्लब्स स्टार्ट किए और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को डिस्कस कर सके कि उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वॉज फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मैंस। औरतों की जो मेन डिमांड थी वो क्या थी कि उनको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए जैसे कि पुरुषों को प्राप्त है। आगे देखते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जो 1791 का संविधान बना, देयर वर गिवन द स्टेटस ऑफ पैसिव सिटीजन। वहाँ पर औरतों को पैसिव सिटीजन मान लिया गया, यानी निष्क्रिय नागरिकता प्राप्त हुई। इनिशियली द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम रिफॉर्म्स, जबकि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट्स किए, कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स किए थे जो कानून बने थे उनमें। वो क्या क्या थे वो देख लेते हैं। नंबर 1, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए स्कूली शिक्षा जो थी वो कंपल्सरी कर दी गई थी। नंबर 2, now marriage was considered as a voluntary contract and they were registered under civil law। अब क्या हुआ, जो मैरिज था उसको वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया और उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई। पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी, अब स्वैच्छिक विवाह होने लगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन जो था वो भी सिविल लॉ के थ्रू शुरू हो गया। डाइवोर्स वॉज लीगलाइज्ड, जो डाइवोर्स यानी तलाक होता था उसको लीगलाइज कर दिया गया। बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट। पहले सिर्फ पुरुषों को अधिकार था कि वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब महिलाओं को भी ये अधिकार दिया गया कि अब महिला और पुरुष दोनों ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। नंबर 4, नाउ वुमेन कुड टेक वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम आर्टिस्ट एंड रन बिजनेस। अब औरतों को ये अधिकार दिया गया कि वो प्रशिक्षण ले सकती थी, किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी तरह प्रकार के बिजनेस की या किसी भी प्रकार की चीज़ों की प्रशिक्षण ले सकती थी, या फिर वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी और बिजनेस भी चला सकती थी। पहले महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वो बिजनेस चलाएं या वोकेशनल ट्रेनिंग ले या आर्टिस्ट बने, पर अब उनको ये अधिकार दे दिए गए थे। आगे देखते हैं। हाउएवर द स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू फॉर वुमेन। अभी भी वुमेन का जो स्ट्रगल था पॉलिटिकल राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए वो कंटिन्यू चल रहा था, लगातार चलता जा रहा था, उनका स्ट्रगल जारी था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी फिगर अमंग दैम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी फिगर था इन सब के बीच में वो ये था जो इन सब के लिए मतलब ऐसी पर्सन जो सबके लिए फाइट कर रही थी वो थी ओलंपियाड दे जॉर्ज। ये जो थी ये सबका रेवोल्यूशनरी फिगर थी।
आप कह सकते हो कि सबके लिए ये फाइट कर रही थी, सबके लिए ये आगे आवाज़ उठा रही थी। इन 1971 शी रोट आ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। इन्होंने 1791 में लिखा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन ऑन द लाइन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। एंड पहले क्या था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन लिखा जाता था, लेकिन इन्होंने महिलाओं के हक के लिए डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा। एंड एयर द वॉइस फॉर वुमेन राइट्स, और औरतों के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ना शुरू किया। ड्यूरिंग द इनके इसी मतलब इनका जो बिना डर के लड़ना था, मतलब समाज में आवाज़ उठाना था औरतों के लिए, इसके लिए क्या हुआ कि इसके जनता इनके फेवर में महिलाएं थी, लेकिन बहुत सारे लोग इनके अपोजिशन में आ गए थे, जिसके लिए इनके ऊपर कई तरह के बैन लगा दिए गए। द गवर्नमेंट इनैक्टेड लॉस बैनिंग वुमेन्स क्लब एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो क्या हुआ कि वुमेन क्लब को सरकार ने बैन कर दिया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, जो वुमेन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको बंद कर दिया। एंड नेशनल कन्वेंशन चार्ज, जो नेशनल कन्वेंशन बना था उन्होंने चार्ज किया विद द ट्रेसन एंड एग्जीक्यूटेड हर। अब इनको क्या किया कि एग्जीक्यूट कर दिया गया। एंड द वुमेन फ्रांस फाइनली एक्वायर्ड द फ्रेंचाइजीज इन 1946। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इनको मतलब इनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया और इनको पनिश किया गया, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के हक के लिए लड़ना शुरू किया था, आवाज़ उठाई थी, तो इनको पनिश किया गया इस तरीके से। एंड द वुमेन ऑफ फ्रांस, जो वुमेन ऑफ फ्रांस थी, मतलब फ्रांस की जो महिलाएं थी, फाइनली एक्वायर्ड, जो उनको अपनी फ्रेंचाइजीज प्राप्त हुई, वो कब प्राप्त हुई? 1946 में जाके प्राप्त हुई। यानी कि फ्रांस की महिलाओं को अपनी फ्रेंचाइजीज प्राप्त करने में इतना लंबा समय लग गया, उनको 1946 में वो फ्रेंचाइजी प्राप्त हुई। आगे देख लेते हैं स्लेव सिस्टम एंड रेवोल्यूशन। स्लेव सिस्टम क्या था और रेवोल्यूशन किस तरीके से इसको इफेक्ट कर रहा था। स्लेव सिस्टम होता है दास प्रथा, जो पहले के टाइम में ना इंसान खरीद लेते थे, उसको अपना दास बना लेते थे और अपनी मर्जी के काम करवाते थे, उनको स्लेव सिस्टम बोलते हैं। तो क्या था वो देख लेते हैं। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑन द कॉलोनीज वॉज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द, ये जो जैकोबिन रिजाइम। अब आपने देखा कि ये जो स्लेवरी सिस्टम था ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा था फ्रांस में उस टाइम। The Caribbean colonies were imported suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। जो यहाँ की कैरिबियन कॉलोनीज थी वो क्या सप्लाई करती थी? वो सप्लाई करती थी टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। और ये जो थी वो किस पे आधारित थी? स्लेव्स पर आधारित थी, मतलब स्लेव्स पर डिपेंडेंट थी। एंड द लेबर शॉर्टेज क्रिएटेड बाय द, यहाँ पर जब लेबर की शॉर्टेज होती थी, अनविलिंगनेस ऑफ यूरोपियंस टू वर्क फार ऑफ एंड अननोन प्लेसेस वेयर मेट बाय द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो यहाँ पे यही चल रहा था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में कि जब ये जो उपनिवेश बिजनेस चल रहे थे, व्यापार चल रहे थे, इनमें स्लेव सिस्टम चल रहा था। स्लेव्स के द्वारा ही सारे काम जो थे वो करवाए जाते थे। एंड द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी से ये जो स्लेव ट्रेड चल रहा था, ये 17वीं शताब्दी से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। एंड द फ्रेंच मर्चेंट, जो फ्रांस के जो व्यापारी थे, बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल शिप में फ्रॉम अ लोकल शिफ्टेंट्स फ्रॉम अफ्रीका। ये लोग क्या करते थे? अफ्रीका के जो लोकल शिफ्टेंट्स होते थे, इनसे क्या करते थे? स्लेव्स को खरीदते थे। एंड नो लेगलाइजेशन वॉज पास्ड इन द नेशनल असेंबली फॉर फियर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम स्लेव ट्रेडिंग ट्रेडर्स। यानी कि ऐसे व्यापारी जिनका व्यापार स्लेव्स पर आधारित था, वो इसका अपोजिशन ना करें, इस डर से नेशनल असेंबली ने बहुत समय तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कानून पारित नहीं किया। यानी कि नेशनल असेंबली ने स्लेव सिस्टम के ऊपर कोई कानून पारित नहीं किया, सिर्फ इसलिए ताकि जितने भी स्लेव डिपेंडेंट
ट्रेडर्स हैं वो उनका विरोध करेंगे, सिर्फ इसलिए। हाउएवर द कन्वेंशन 1974 पास द लॉ ऑफ द, अब क्या हुआ कि 1794 में कन्वेंशन ने क्या किया कि एक कानून पारित किया जिसमें जो फ्रेंच थे इनको जितने भी फ्रेंच स्लेव्स थे इनको आज़ाद करने के लिए कहा गया। 10 years later, 10 साल बाद नेपोलियन रिज्यूम्ड स्लेवरी। अब 10 साल बाद जब नेपोलियन आया तो उन्होंने दोबारा से स्लेव सिस्टम को फिर से शुरू कर दिया। एंड द प्लांटर्स गॉट फ्रीडम टू, अब क्या हुआ कि जो प्लांटर्स थे, जो बागानों के मालिक थे, उनको फिर से आज़ादी मिल गई स्लेव सिस्टम की। स्लेवरी वॉज फाइनली, जो स्लेवरी था ये पूरी तरीके से जो ख़त्म हुआ है वो 1848 में ख़त्म हुआ है फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज। यानी कि फ्रांस से ये जो स्लेवरी सिस्टम था ये 1848 में जाके समाप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं legacy of the French Revolution. The ideas of the liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. ये जो liberty and democratic rights जो था ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेगेसी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। एंड द सेंसरशिप केम टू एंड इन 1789। अब क्या हुआ कि जो ये सेंसरशिप था ये आया 1789 में। एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स डिक्लेयर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अ नेचुरल राइट। इसके बाद आया डिक्लेरेशन ऑफ राइट, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स डिक्लेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको बोलने की आज़ादी होती है, एंड एक्सप्रेशन एंड नेचुरल राइट्स। दीज आइडियाज़ ऑर्गेनेटेड फ्रॉम फ्रांस, ये जो आइडियाज़ थे ये फ्रांस से ऑर्गेनेट हुए थे एंड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में फैल चुके थे। ड्यू टू दीज, इसी के कारण द फेडरल सिस्टम वॉज डिस्ट्रॉयड, ये इसके colonial societies redefined the ideas of freedom from slavery in their movements of independence। अब क्या हुआ कि जो ये कॉलोनी सोसाइटीज़ थी इन्होंने क्या किया, रीडिफाइन किया किनको, आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, जो आइडियाज़ फ्रीडम के जो आइडियाज़ थे फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि दास प्रथा जो थी उसको समाप्त करने के लिए। एंड इन देयर मूवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ जैसे कि आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई थी वैसे दास प्रथा को समाप्त करके दासों की आज़ादी के लिए भी लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आज हमें इस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रेवोल्यूशन फॉर फ्रेंच वुमेन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, what was the importance of slaves in French politics and trade? Question number 3 is, what laws were made after the French Revolution that affected the lives of common people? And last question is, make a list of ideals of the French Revolution which clearly affect their lives. तो ये है हमारे आज के 4 क्वेश्चंस और अब हम सॉल्व करेंगे इनके आंसर्स। उससे पहले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपको क्या करना है कि रोज़ाना समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोते रहना है ताकि आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें कोविड से। चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, what was the meaning and importance of the revolution for French women? Answer is, for French women, revolution mean that they had equal opportunities compared to men। यानी कि फ्रेंच वुमेन के लिए रेवोल्यूशन का मतलब सबसे पहले यही था कि उनको भी ऐसे अवसर प्राप्त हों जैसे पुरुषों को प्राप्त होते हैं, यानी पुरुषों के समान अवसर प्राप्त हों। नंबर 2, इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द वुमेन की जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। एंड थर्ड वन इज़, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वुमेन वर गिवन द स्टेटस ऑफ पैसिव सिटीजन, उसमें औरतों को निष्क्रिय नागरिकता प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, what was the importance of slaves in French politics and trade? Answer is, the importance of slave in French politics and trade. Number 1, French merchant traded slaves. French merchant क्या करते थे, वो किसका ट्रेड करते थे, दासों का। नंबर 2, the colonies trade depended on slaves. जो colonies trade थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, स्लेव्स पे डिपेंडेंट थे, उन्हीं से काम करवाए जाते थे।
Third point is no legalization was passed in the National Assembly for fear of opposition from traders dependent on the slave trade. यानी कि ऐसे ट्रेडर जो स्लेव ट्रेड पर डिपेंडेंट थे वो इसका अपोजिशन ना करें, इसलिए लीगलाइजेशन ने नेशनल असेंबली ने कोई भी कानून पारित नहीं किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट लॉज वर मेड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल। आंसर इज the laws were made after the French Revolution that affected the lives of common people are नंबर 1 स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स। स्कूलिंग जो थी वो लड़कियों के लिए कंपल्सरी कर दी गई थी। नंबर 2 मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज अ वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज को एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया था एंड दे वर रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया था। थर्ड वन इज डाइवोर्स वॉज लीगलाइज। डाइवोर्स को लीगलाइज कर दिया गया था। बोथ मैन एंड वुमेन वर गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट। और औरतें और आदमियों दोनों को ही अधिकार दिया गया था कि दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच क्लियरली अफेक्ट आर लाइफ्स। ऐसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स के बारे में आपको लिखना है या उसकी लिस्ट बनानी है जो आपकी लाइफ को क्लियरली अफेक्ट करती है। सो आंसर इज थॉट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच वी सी इन आर लाइफ्स। ऐसे थॉट फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं वो है नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फोर्थ वन इज़ राइट टू एजुकेशन। ये वो विचार हैं या अधिकार हैं जो हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द राइट हुज इन्फ्लुएंस वी सी इन आर लाइफ। ऐसे ये राइट हैं जो जिसका इन्फ्लुएंस हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। वी डू नॉट गेट दिस राइट दैट देन परहैप्स आर लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वी डू नॉट गेट दिस राइट, हमें ये अधिकार नहीं दिया गया था, देन परहैप्स आर लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट। अगर हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं होते तो हमारा आज का जीवन बहुत कठिन हो जाता। तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।